मखसूस नशिस्तों पे बात करते हैं। फाद साहब, ये फिर एक ऐसी मिसाल बन गई है जिसमें पीटीआई के लॉयर्स पे एक दोबारा इल्ज़ाम आ गया कि तैयारी अच्छी नहीं थी। कोर्ट ने भी कहा है, ये बार बार ये इशू बतूल उठ के आ रहा है कि ये जो लॉयर्स हैं इनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, या तो ये कोई नजरियाती ज़्यादा हो गए और कानूनी काम थोड़ा कम कर रहे हैं, या ये अपनी जज्बात की राह में बह जाते हैं। देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक लीडर है या वर्कर भी है, जो उनका सियासतदान है, उसको तो हमें आदत हो गई है कि उसने तो बड़े ही एक इमोशनली ड्रिवन किस्म की उन्होंने गुफ्तगू करनी है। हर जगह ऐसा ही होता है। लेकिन जो लॉयर्स हैं उनका काम तो ये नहीं है, अदालत में जाके सिर्फ सियासी बयानबाजी तो नहीं हो सकती। तो ये हमें बार बार ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई के जो लॉयर्स हैं वो अदालत में, चाहे वो इलेक्शन कमीशन के सामने हो, चाहे वो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, प्रिपेयर्ड नहीं है, या अगर उन्होंने तैयारी की हुई है तो उनके आर्गूमेंट स्ट्रांग नहीं है। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स थी, जब वो टेलीविजन पे आना शुरू हुई तो वहां पे हम सबको ही देखने को मिला कितनी डांट पटी थी, बिल्कुल। और वो किस तरह की बगैर तैयारी की बातें कर रहे हैं, और वो यानी देखे ना, वो बातें जो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करते हैं या जलसे में करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट्स लेके तो आप अदालत में नहीं आ सकते। तो बहरहाल इसमें मेरे ख्याल में पीटीआई के लिए या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लिए ये एक उनकी उम्मीद की किरण थी कि रिजर्व सीट्स का जो मामला है, जो इलेक्शन कमीशन से फैसला आया था, पेशावर हाई कोर्ट में एक तासुर ये था, एक परसेप्शन थी कि रिलीफ मिल सकता है, कि जी हाँ, हमें शायद यहाँ पे ज्यादा आसानी से मिल जाएगी रिलीफ, और कुछ ना कुछ तो, और अगर यहाँ से मिल गई तो हमें सारी वो सीटें जो हैं वो उनको वापस लेना बड़ी आसानी हो जाएगी। लेकिन आज वो एक लार्जर बेंच, मेरे ख्याल है 5-0 शायद इस तरह आया है, मुकम्मल तौर पर उन्होंने कहा है कि जी आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जो पिटीशन है वो फारिग है। तो अब उसका मतलब क्या है? देखिए फाद साहब, उसके मतलब से पहले एक चीज़ आपके साथ शेयर करूं कि बहुत सारे कानूनी ऐसे नुकात थे जिन पर बहस हो सकती थी, लेकिन एक नुकता मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा, वो ये कि आपको याद है कि लिस्ट फराहम करनी है नहीं करनी, कितना हम इससे बहस करते रहे हैं। अब जो पीटीआई के लॉयर है उन्होंने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि जी लिस्ट फराहम चाहे हम करें या ना करें, हम सियासी जमात हैं तो हमें सीटें दें। हालांकि लॉ ये कहता है कि आप एक लिस्ट फराहम करें, अगर फॉर एनी रीज़न वो एग्जॉस्ट हो तो आप नई लिस्ट फराहम के लिए मुतालबा कर सकते हैं, लेकिन वो इस बेसिक आइन को भी मानने को तैयार नहीं है। फंस के रह गए अपनी पोजीशन पे। और जो अटॉर्नी जनरल हैं उन्होंने आज जो आर्ग्यूमेंट्स दिए, मेरे ख्याल में वो कोर्ट ने उनको बड़ा वजन दिया, और उसकी रोशनी में जो है वो ये फैसला आया कि अब इनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को जो है वो अब मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अब इनके पास पीछे चारा एक सुप्रीम कोर्ट रह गया है, लेकिन जिस तरीके से ये ट्रेंड नजर आ रहा है, क्लियरली लग रहा है कि इनका जो पोजीशन है, इनकी जो स्टांस है, इनका जो मौकफ है वो कमजोर है। लेकिन एक और बड़ी अहम चीज़ है फाद साहब, इस पर भी क्रिटिसिज्म हो रहा है कि ये पीटीआई का प्रिपेयर्ड होना एक और मसला है, लेकिन ये भी मसला है कि इनका चॉइस ही गलत था कि किस पार्टी में जम होना है। ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, बिल्कुल। और मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्टी के अंदर भी ये अब ही जाके ये एहसास हो रहा है, और दबे अल्फाज में ये कहा जा रहा है कि जी गलत फैसला हो गया, हमें यहाँ पे नहीं जाना चाहिए था। लेकिन अगेन देखे ना, ये कानूनी राय थी ना, किसी ने कानूनी मशवरा दिया, इमरान खान साहब को मशवरा दिया, कोई दलाइल दिए होंगे जिनकी रोशनी में ये फैसला हुआ। ऑब्वियसली वो कमज़ोर दलाइल थे। तो बार बार हमें ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो लेट डाउन कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉलिटिकल टीम है उसको। तो अब अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि मेरे ख्याल, मुझे ये लगता है यूँ है कि मखसूस नशिस्तों का जो सारा वतूल ये अब बंद होने जा रहा है। तो अगर लेकिन कोर्ट में तो जाएंगे ना, तो कोर्ट में जाएंगे, लेकिन अब लग बड़ा मुश्किल रहा है। यानी अगर तैयारी करके चले गए फाद साहब तो मिल भी सकते। लेकिन देखें ना, अब वो तो जब आप अपील में जाते हैं तो आपने तो वही पोजीशन लेके, नए आर्गूमेंट्स लेके तो अपील में नहीं आते। आप तो अपील में जा रहे हैं कि जी ये हमारा जो आर्गूमेंट्स है इनको सही तरीके से सुना नहीं गया है वगैरह, तो वो फ्रेश आर्गूमेंट्स उसमें नहीं आते। लेकिन मुश्किल है, हो सकता है वो भी जाए, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये मखसूस नशिस्तों का मामला जो है ना, ये अब लपेटा गया है। अब जो कुछ हो गया है, और इसका इतलाक एनए पे भी होगा, इसका इतलाक एनए पे भी होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा उसी तरीके से। तो आई थिंक ये जो एक इशू ये लेके चल रहे थे, अब वो बंद होने जा रहे हैं। अब जो दीगर इशूज हैं उन पे ये बात करेंगे। सो दैट्स इट। मेरे ख्याल में आज पीटीआई के लिए, एसआईसी के लिए एक और धचका है, और एक और रिमाइंडर है कि अब उनकी पोजीशन इस निज़ाम में, इस सिस्टम में वो नहीं है जो वो समझते हैं, जो वो चाहते हैं। अब उनको रियलिटी जो है ना, जो इस तरह रियलिटी ऑन द ग्राउंड है, उसको समझ कर, उसको एक्नॉलेज कर
उसको अंडरस्टैंड कर कर और उसकी रोशनी में उन्होंने अपनी हिकमत अमली बनानी है। अगर ये अड़े रहे इसी तरीके से तो मामला थोड़े और मुश्किल होंगे। बिल्कुल। और एक और बहुत अहम मौजू है, और ये एक यकतरफा तैनाती हो गई है। हाँ, उसकी तफसीलात आप बताएं, वो कौन सी निश्चितों से आगे चले ना, जी, हम इस टॉपिक हम भी टॉपिक को क्लोज हम भी कंक्लूड कर रहे हैं चलो। अच्छा, अब आ जाए हम, दूसरा मामला है यकतरफा तैनाती। अच्छा, कीपिंग द सस्पेंस इन इरसा जो इरिगेशन अथॉरिटी है उसमें आप देखें कि मामला क्या हुआ है। मामला ये हुआ है कि वज़ीर आज़म साहब ने एक अपॉइंटमेंट कर दी चेयरमैन की, और वो जो अपॉइंटमेंट की वो इस तरीके से की कि उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। अच्छा, हुआ क्या, कहानी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। पाकिस्तान में आप देखिए कि कैसे कैसे मामलात जो हैं वो चलते हैं और सिस्टम कैसे वर्क करता है और वर्क नहीं करता। अच्छा, अब हुआ ये कि वो अपॉइंटमेंट जो है वो बल्कि हम ऐसा क्यों ना करें, ये जो सारा मामला है, जब ये अपॉइंटमेंट हुई और वज़ीर आज़म ऑफिस से हुई नए चेयरमैन की, तो उस पर जो वज़ीर आला सिंध है उनका रद्द-ए-अमल है, वो इम्पोर्टेंट है मेरे ख्याल में। वो सुन के फिर उसकी रोशनी में ज़रा थोड़ा सा इसको मज़ीद को रहते हैं, क्योंकि देखें ना, एक तो ये एक्चुअल तैनाती है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसकी वजह से जो पीपल्स पार्टी और PMLN के अंदर जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो कैसे चेंज हुए, अगर चेंज हुए। तो पहले ज़रा सुन लेते हैं मुराद अली शाह को, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। जी, सुनवाएं। इरसा वाटर अकॉर्ड के तहत इरसा एक्ट बना था और उसके ऊपर इरसा अथॉरिटी बनी थी, और इसका मकसद ही यही था कि ये एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हो और इस पे वफाक का कोई असरअंदाजी उस पर ना हो। केयरटेकर गवर्नमेंट के दौर में एक ऑर्डिनेंस आया, उसमें इरसा एक्ट में कुछ तब्दीलियाँ की गई, और उन तब्दीलियों में एक तब्दीली ये भी थी कि जी इरसा का चेयरमैन वफाक से एक नुमाइंदा होगा, ये छठा मेंबर एक आ गया और वो चेयरमैन इरसा वो हुआ करेगा। यानी हुआ ये कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने तैनाती कर दी और उन्होंने सहारा क्या लिया, उन्होंने सहारा लिया एक ऑर्डिनेंस का जो केयरटेकर गवर्नमेंट ने इशू किया था, जिसमें उन्होंने वफाक को ये इख्तियार दिया था कि आप अपॉइंटमेंट करें। अच्छा, वो ऑर्डिनेंस था, वो कहा ही जाता है कि उस वक्त के जो सदर थे आरिफ अलवी साहब, उन्होंने उसको एक्चुअली वापस भेज दिया था। अब जो ओरिजिनल था, ओरिजिनल उसमें वफाक के जो उसके बाद क्या हुआ था वो नहीं पता, वो भी कुछ क्लियर नहीं है। अच्छा, ओरिजिनली ये था कि ये सूबों का इख्तियार था, वफाक का इख्तियार नहीं था। अब सूबे इसलिए शोर मचा रहे हैं, सिंध ने ये शोर मचाया। अच्छा, हुआ क्या, जब ये अपॉइंटमेंट हो गई, आप ये कह रहे हैं कि जो तैनाती का इख्तियार है वो सूबों का इख्तियार था। पहले जो ओरिजिनल था उसमें था कि सूबों की बहुत ज्यादा उसमें से थी, वफाक का इतना उसमें रोल नहीं था। अब ऑर्डिनेंस के बाद वो चेंज हुआ, इस गवर्नमेंट ने उस ऑर्डिनेंस को सामने रख के अपॉइंटमेंट कर दी, हालांकि वो वापस जा चुका था। अब एक तो उसका कानूनी पहलू है ना, हम उस पर बात करेंगे, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पहलू है। देखिए हुआ क्या, जैसे ये अपॉइंटमेंट हुई तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से रद्द-ए-अमल आया, और नवीद कमर साहब जो कि बड़े सीनियर लीडर हैं और वो इन चीज़ों को बहुत समझते हैं, उन्होंने कल कौमी असेंबली में खड़े होकर और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तनकीद की। किस पे? अपने इत्तेहादी पर। वो शायद हमारे पास है, अगर हम वो भी सुन लें तो देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा। Without that law having been passed, just an ordinance done hurriedly under the interim government cannot take the field. Sir, I would urge the government to immediately withdraw that order. Do not usurp the rights of the provinces and do not destroy Pakistan as a federation. We are not going back to the one unit era. अब देखिए इसमें उन्होंने कोई कसर तो नहीं छोड़ने का, जी इमीडिएटली विड्रॉ करें, क्योंकि उनका ये कहना था, जो कि मेरे ख्याल में बात दुरुस्त है नवीद कमर साहब का, कि वो ऑर्डिनेंस था, वो लॉ नहीं बना था, उसके तहत उन्होंने ये अपॉइंटमेंट कर दी, और उससे अब इन पीपल्स पार्टी को बड़ा ऑब्जेक्शन है। अच्छा, फिर क्या हुआ, जब पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया, ये नवीद कमर साहब बोले, फिर वज़ीर आला सिंध बोले, आज क्या हुआ भला, वापस ले लिए, सॉरी करके जैसे कहते हैं। अब वो वापस जो ले लिया, अब सवाल ये उठता है, देखिए मेरे जहन में ये एक सिर्फ अपॉइंटमेंट नहीं है, इशू ये है कि ये PMLN या फेडरल गवर्नमेंट ने ये किया क्यों? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि ये जो अपॉइंटमेंट होगी इससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्रॉब्लम होगा? और अगर उन्हें ये मालूम नहीं था तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल में एक सवालिया निशान आता है कि भाई आप नई गवर्नमेंट बनी है, पीपल्स पार्टी का रोल जो है वो क्रूशल है
इस तरह का आप पहले ही शुरू में काम कर रहे हैं जिससे आपका जो सबसे बड़ा सबसे अहम इत्तेहादी है उसको प्रॉब्लम है, और अगर आपको ये भी नहीं मालूम कि उसको प्रॉब्लम है तो फिर आपने क्या अपना होमवर्क किया है कि नहीं किया? और इस फैक्ट को मद्देनजर रखते हुए फाद साहब की कोई खास पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी नहीं है। देखिए ना, ये रूटीन का एक काम है डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। और दूसरा ये कि अगर आपको पता है और उसके बावजूद आपने अपॉइंटमेंट कर दी तो फिर सलाम है फिर आपको। तो इन बोथ केसेस ये फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मेरे ख्याल में एक गलती है, और गलती पॉलिटिकल गलती है। अब देखें ना, उन्हें वो वापस लेना पड़ा, शर्मिंदगी उठानी पड़ी, और एक थोड़ा सा बैड ब्लड भी क्रिएट हुआ। इसकी जरूरत नहीं थी। तो मेरे ख्याल में ये जरूर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ये सवाल होना चाहिए कि ये अपॉइंटमेंट हुई कैसे।